अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एर्गोमेट्रीन की। एर्गोमेट्रीन और इसी के साथ है मिथाइल एर्गोमेट्रीन। पहले आपको बताते चलूँ कि एर्गोमेट्रीन और मिथाइल एर्गोमेट्रीन ये भी यूटिरस कंस्ट्रिक्टर इस क्लास में आते हैं। इससे पहले हम ऑक्सीटोसिन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो आप कर क्या रहे हैं, नहीं मतलब आप कर क्या रहे हैं। यहाँ पे आप वीडियो आपको शो हो रही होगी, क्लिक करें, ठीक है, वीडियो चलाएं, देखें और इस वीडियो को भी मुकम्मल देखिएगा। तो एर्गोमेट्रीन और मिथाइल एर्गोमेट्रीन, सबसे पहले देखते हैं कि इनका एक्शन क्या है, किस चीज़ के ऊपर इनका क्या क्या एक्शन है। एक्शन देखते हैं। एक्शन में सबसे पहले मेन चीज़ यूटिरस, कि यूटिरस के ऊपर इसका क्या एक्शन है। यूटिरस के ऊपर ये एक्शन है कि ये काज करता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन के कुछ अपने एक कॉन्ट्रैक्शन की अपनी खसूसियात होती हैं। उन खसूसियात में शामिल होती हैं, सबसे पहली खसूसियत ये है कि कॉन्ट्रैक्शन होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि एक मिनट के अंदर कितनी मरतबा यूट्राइन स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फ्रीक्वेंसी के बाद एक और चीज़ है फोर्स, कितने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में अपना किरदार अदा करते हैं। और एट द एंड ड्यूरेशन, कितने वक्त तक मसल्स जो हैं अपने आप को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखेंगे जब हम 0.5, 0.2, 0.3, 0.4 मिलीग्राम ऑफ एर्गोमेट्रीन या मिथाइल एर्गोमेट्रीन इंजेक्ट करते हैं थ्रू IM रूट और IV रूट और ओरली हम लेते हैं, ठीक है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है, फोर्स इंक्रीज करता है और ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंक्रीज होती हैं, ठीक है। अब सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इंक्रीज होती हैं। अब डोज के ऊपर भी डिपेंड करता है। डोज के ऊपर किस तरह डिपेंड करता है ये हम देखते हैं अभी। डोज को डिवाइड करते हैं 3 में। कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो लो डोज में क्या होगा, दरमियान में आ जाएगा हाई मॉडरेट। मॉडरेट का मैं MOD लिख सकता हूँ सिर्फ, और हाई डोज। अब क्या होगा, जब हम लो डोज देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फेजिक होंगे। फेजिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब एक कॉन्ट्रैक्शन हुई, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरे हाथ के बंद होने को आप कॉन्ट्रैक्शन समझ लें और खुलने को रिलैक्सेशन समझ लें। हमने लो डोज दिया, लो डोज दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुई, रिलैक्सेशन हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई, ठीक है। तो रिलैक्सेशन का एक अलग फेज मौजूद है, इसको हम फेजिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मॉडरेट में क्या होता है, मॉडरेट में बेजल टोन इंक्रीज हो जाती है। बेजल टोन से मुराद ये है, कॉन्ट्रैक्शन हुई, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, टाइम पीरियड बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शन वो शॉर्ट हो गया, रिलैक्सेशन के पीरियड शॉर्ट होने की वजह से। अब हाई डोज में क्या होता है, हाई डोज में इतनी कॉन्ट्रैक्शन होगी कि अंदर कोई इसकी इन बिटवीन कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, नो रिलैक्सेशन। जब आपको पता है कि जब रिलैक्सेशन नहीं होती उस वक्त मसल क्रैम्प में चला जाता है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर
कॉन्ट्रैक्चर का मतलब ये कि मसल कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, ठीक है। सेंसिटिविटी की बात करते हैं कि सेंसिटिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। एक यूटेरस होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविड यूटेरस। ग्रेविड यूटेरस, यहाँ पे आप ग्रेविड यूटेरस को एक कंडीशन ले लें, फिर उसके बाद एक और कंडीशन ले लें कि टर्म, ठीक है। तीसरी कंडीशन ले लें अर्ली प्योरपेरियम, ठीक है। इन 3 कंडीशंस में सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। अब ये 3 कंडीशंस हैं क्या? ग्रेविड यूटेरस का मतलब ये है कि वो यूटेरस जो प्रेगनेंसी के अंडर है, प्रेग्नेंट यूटेरस कह सकते हैं इसको, प्रेग्नेंट यूटेरस जिसके अंदर फीटस हो, ठीक है, इसको ग्रेविड यूटेरस कहते हैं। टर्म कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होने वाली हो, लेबर इंड्यूस होने वाला हो, प्रेगनेंसी का एंड ऑफ प्रेगनेंसी। अर्ली प्योरपेरियम कहते हैं पोस्टपार्टम को, ठीक है, पोस्टपार्टम, ठीक है। पोस्टपार्टम को हम अर्ली प्योरपेरियम कहते हैं या अर्ली पोस्टपार्टम कहते हैं। अब इनमें सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। क्या मतलब है? अगर आप नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस को आईवी या आईएम किसी भी रूट से एर्गोमेट्रिन या मिथाइल एर्गोमेट्रिन इंजेक्ट करें, उसका कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा अनटिल अनलेस यूटेरस इज प्रेग्नेंट, अनटिल अनलेस एंड चल रहा है प्रेगनेंसी का, अनटिल अनलेस पोस्टपार्टम पहुंच गया। ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा व्हेन वी गो फ्रॉम ग्रेविड यूटेरस टू अर्ली प्योरपेरियम, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, ग्रेविड में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी अनटिल अनलेस टर्म पहुंच जाएगी। यहाँ पे इससे ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिविटी होगी और इससे ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिविटी होगी टुवार्ड्स द एर्गोमेट्रिन एंड मिथाइल एर्गोमेट्रिन। यूटेरस के हवाले से एक और इम्पोर्टेंट बात, हमने ऑक्सीटोसिन पढ़ा। ऑक्सीटोसिन अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, मैंने आप पहले भी कहा है कि यहाँ पे वीडियो है, तो यहाँ पे वीडियो है, आप देखिए ऑक्सीटोसिन की वीडियो। ऑक्सीटोसिन का ये है कि उसमें लोअर पोर्शन स्टिमुलेट नहीं होता, जिसकी वजह से लोअर पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लोअर पोर्शन की कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसके बारे में डिटेल आपको उसी वीडियो में मिलेगी। अभी देखते हैं कि इसका इफेक्ट यूटेरस पर जो है वो क्यों है। तो इसका थोड़ा सा MOA या मोड ऑफ एक्शन इसे हम कहते हैं, थोड़ा सा हम टच करेंगे, बहुत ही जनरल सा हम देखेंगे, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। 5-HT2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यूटेरस में। इसके अलावा अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये भी रिसेप्टर है। ये दोनों रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? शायद आपको यहाँ पे लाइट का मसला आ रहा हो, तो अब शायद कम हो गया हो मसला, शायद अब आपको क्लियर नज़र आ रहा हो। तो 5-HT2 रिसेप्टर जो है ये और अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं यूटेरस में। एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन के साथ बाइंड करता है, और बाइंडिंग जब होती है तो कैल्शियम इनफ्लक्स इंक्रीज होता है, और जब कैल्शियम इनफ्लक्स इंक्रीज होता है तो कंट्रैक्शन खुद ब खुद होती है। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं CVS के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जिनमें एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी CVS डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको एक क्लू भी दे दूंगा कि एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है CVS से रिलेटेड।
तो ये है वैसोकंस्ट्रिक्टर। एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन है वैसो कंस्ट्रिक्टर। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें एर्गोटामीन और मिथाइल एर्गोटामीन के साथ, ये एर्गोमेट्रिन है, मैं बात कर रहा हूँ एर्गोटामीन, मिथाइल एर्गोटामीन, ये एर्गोमेट्रिन है, मिथाइल एर्गोमेट्रिन है। उनके साथ अगर कंपेयर करें तो वीक है, वीक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, वीक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, लेकिन ब्लड प्रेशर तो ये फिर भी इंक्रीज करेगा। अच्छा, एक और यहाँ पे बात है कि जब ये वीक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, तो ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक इंक्रीज होगा या डायस्टोलिक इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल सा है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन डायस्टोलिक को करेगा। ठीक है, क्योंकि डायस्टोलिक डिपेंड करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि भाई अगर एक पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर हुआ पड़ा है किसी और वजह से, तो एर्गोमेट्रिन उसको हम नहीं दे सकते, मिथाइल एर्गोमेट्रिन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, ये अब आपके सामने आ गया है। तो उसकी जगह पे हम कौन सी थेरेपी यूज़ करेंगे, ये आपको एक तो पिछली वीडियो में यहाँ पे आपको पहले भी कहा है, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा आंसर इसका, या नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा इलेबोरेशन इसकी मिल जाएगी। तो लो हम डोज देते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स में, प्रेग्नेंट वुमेन को हम लो डोज देते हैं, तो उसमें इतना ब्लड प्रेशर का चक्कर नहीं होता, लेकिन ब्लड प्रेशर रेज करता है। अगर ये इतना रेज नहीं करता, लेकिन अगर पहले पेशेंट है, उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज है या ब्लड प्रेशर जनरली उसका इंक्रीज है, तो उसको हम एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। उसके बाद CNS के ऊपर इफेक्ट है इसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लो डोज अगर हम दें, लो डोज कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम डोज को इंक्रीज कर दें तो इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाएगी, किसके साथ इंटरेक्शन इंक्रीज होगी, इंटरेक्शन इंक्रीज होगी इसकी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर के साथ, डोपामिनर्जिक, तो ये स्टिमुलेट भी करेगा, डिप्रेस भी करेगा, ठीक है। और सेरोटोनर्जिक के साथ, सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर के साथ, इनके साथ इसकी बाइंडिंग होगी, फिर साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, फिर आपको नोजिया भी होगा, वोमिटिंग भी होगी, फिर आपको हल्का सा डिप्रेशन भी होगा, फिर आपको हल्की सी स्टिमुलेशन भी मिलेगी। तो ये इसका CNS के ऊपर इफेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका GIT के ऊपर क्या इफेक्ट है। अब देखते हैं कि GIT के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है। जब हम डोज इंक्रीज करते हैं, डोज इंक्रीज हुआ तो अब ये काज करते हैं स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन। हमारे पास जो ट्रैकिया है, एसोफेगस आता है, एसोफेगस स्टमक में जाता है, तो एसोफेगस में भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो पेरिस्टाल्सिस इंड्यूस हो जाते हैं, इंड्यूस कर देगा पेरिस्टाल्सिस और उनको इंक्रीज कर देगा पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस वो कुव्वत है जो खुराक को स्टमक तक पहुंचाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पेरिस्टाल्सिस के बारे में नहीं पता,
और आप जानना चाहते हैं तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि हम इसके बारे में वीडियो बनाएं। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि क्या आपको इसके ऊपर वीडियो बनाने की क्या हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं या नहीं, और आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। और एक और नोट है छोटा सा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इफ़ेक्टिवनेस देखें या अगर हम सिलेक्टिवनेस देखें या पोटेंसी देखें, पोटेंसी की अगर हम बात करें और कंपेयर करें हम मिथाइल एर्गोमेट्रिन को, इसको हम कंपेयर करें एर्गोमेट्रिन के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा इन केस ऑफ पोटेंसी। पोटेंसी का कंपैरिजन है ये, पोटेंसी हम कंपेयर कर रहे हैं। तो एर्गोमेट्रिन जो है 1.5 टाइम्स मोर पोटेंट देन एर्गोमेट्रिन। मतलब इसका हम डोज दें, इसको मैं ग्रीन के साथ लिखता हूँ, इसका हम डोज दें 1.5 डोज। ये अगर हम डोज ऑफ मिथाइल एर्गोमेट्रिन ले लें x, तो इसका डोज होना चाहिए x मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ठीक है। तब जाके दोनों की पोटेंसी जो है इक्वल होगी, अदरवाइज पोटेंसी इक्वल नहीं होगी। आगे चलते हैं और फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स को। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले हमारे पास रूट होता है। रूट इसके 3 हैं। इसके रूट ओरल भी है, और इसके बारे में केडी त्रिपाठी साहब ने लिखा है कि ओरल रूट के थ्रू अगर हम एर्गोमेट्रिन या मिथाइल एर्गोमेट्रिन एडमिनिस्टर करवाएं तो ये वेल एब्जॉर्ब्ड है। इसके अलावा IM, खैर ये दोनों तो बिल्कुल ज़बरदस्त फार्मूलेशंस हैं जो हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, स्पेशली IV। क्यों ये ज़बरदस्त है मैं अभी इसकी वजह बताता हूँ। जब हम देखते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन में ओरल डोजेज फॉर्म, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है 15 मिनट्स, 15 मिनट बाद जाके एक्शन स्टार्ट होता है। और IM का 5 मिनट है, 5 मिनट बाद एक्शन स्टार्ट होता है अगर हम IM इंजेक्शन लगाएं। तो IV इमीडिएट है, फौरन ही एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म इसका कहाँ कहाँ होता है और एक्सक्रीशन कहाँ होती है। इसके अगर मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की जाए तो इसका पार्शियली मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, और इसकी अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन इसकी होती है यूरिन में। इसकी अगर हम हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ इसकी है 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो ज़बरदस्त है, 3 से 4 घंटे। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीटोसिन की किस तरह है, फिर से मैं आपको कहूँगा यहाँ पे वीडियो अभी भी है, जाके देख लें, बहुत काम आएगी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि भाई
एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इनको हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।